Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor, and we are going to continue our chapter solutions जिसमें हम इसका बहुत important topic करने वाले हैं जिन्हें कहते हैं colligative properties. So colligative properties क्या होती हैं? Colligative properties हम कहते हैं उन properties को जो depend करती हैं number of solute particles पे. राइट मतलब नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी, वो नंबर पे डिपेंड करेंगी. और टोटल हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो हम स्टडी करेंगे. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन डेफिनेट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट and do not depend on the nature of solute. So क्या है colligative properties? ये first is relative lowering of vapor pressure. हमने क्या था? Vapor pressure कब कम हुआ था? जब हमने non volatile solute add किया था. Second is elevation in boiling point. अब जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके वेपर प्रेशर कम हो जाता है और आपको वापस उतना ही वेपर प्रेशर चाहिए तो आप क्या करोगे? उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे. That is called elevation in boiling point. Then comes depression in freezing point कि अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तो अगर आप उस चीज को फ्रीज करना चाहते हो सो इट विल टेक लॉन्गर टाइम और इनफैक्ट ज़्यादा कम टेम्परेचर. मतलब अगर पानी आपने लिया था तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड किया, जैसे मान लो आपने आइसक्रीम बनाई तो आइसक्रीम को फ्रीज करने में इट विल टेक मोर टाइम बिकॉज उससे क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो चुका है. सो वो 0 पे नहीं -2 पे या उससे भी कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा. एंड लास्ट प्रॉपर्टी विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, जो ऑस्मोसिस पे डिपेंड करेगी. सो इसमें पहला जो है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जैसे मैंने आपको कहा कि आपने अगर वाटर लिया था जो 4 वेपर्स बना रहा था और इसमें इफ यू ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो जो सॉल्यूशन होगा बिकॉज ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो कम वेपर प्रेशर शो करेगा. सो 4 से 3 वेपर्स ये हो गए, लोअरिंग हो गई, राइट. सो ओरिजिनल जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था दैट इज रिप्रेजेंटेड एज P0 एंड जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P1. सो दिस इज लोअरिंग. P01 minus P1 इज लोअरिंग as compared to the original pressure which is P01. So वो हो गया relative lowering. अब ये डिपेंड किस पे करता है कि तुमने कितना सॉल्यूट डाला है. मतलब पानी उबल रहा था, आपने 1 टीस्पून अगर टी लीव्स ऐड किए तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा. अगर एक पूरा बाउल डाल दिया तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा. मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कितना नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट आपने उसमें ऐड किया है, उसके अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर कम होगा. सो दैट मीन्स आप उस क्वांटिटी को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन से XB या X2 से रिप्रेजेंट कर रहे हो. मोल फ्रैक्शन को अगर ओपन करोगे इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए वी कैन इग्नोर दिस बिकॉज सॉल्यूट की अमाउंट जनरली कम होती है. और नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करोगे तो मास अपॉन मोलर मास से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो. इस फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है. देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. अब आपने जब वाटर में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया और अगर मुझे ये वेपर प्रेशर वापस इतना करना है क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको और हीट करना पड़ेगा. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वो वेपर प्रेशर कम हो गया, मुझे और हीट करना पड़ा. मान लो 1 डिग्री मैंने और हीट किया. सो जो नया बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी 101 डिग्री सेल्सियस. मतलब एलिवेट हो गया बॉइलिंग पॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. किसकी वजह से हुआ? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से. सो सॉल्यूशंस हैज लोअर वेपर प्रेशर एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट द इंक्रीज दैट इज given by this delta TB, change in boiling point which is equal to TB minus T0B. TB है solution का boiling point and T0B है pure solvent का, right? And ये जो है that is directly proportional to molality.
स्मॉल m। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो, this comes out to be Kb into m. This is constant of molality, which is called molar elevation constant or ebullioscopic constant, right? इसी पे आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो Tb minus T naught B से। This is equal to Kb. Molality can be written as mass upon molar mass। अगर ग्राम्स में है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन, जिसमें आप गिवन चीजें पुट करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ये ग्राफ है इसका, जैसे प्योर सॉल्वेंट का मान लो हमने वाटर लिया था, तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, तो जब आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इट कुड राइज 101। सो दिस इज T नॉट B, दिस इज TB, और ये जो चेंज आपको मिल जाएगा TB में से T नॉट B माइनस करके आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्टेन हो जाएगा। So this is vapor pressure curve for solution lies below the curve of the pure solvent। solution का नीचे आ रहा है, मतलब अगर आप सेम टेम्परेचर पे देखोगे solution कम वेपर प्रेशर दे रहा है as compared to solvent, so you have to increase this much temperature so that you could get equal amount of vapor pressure for solution as well। So next is depression in freezing point। depression in freezing point में हम ये कहते हैं कि जैसे आपने जो भी सॉल्वेंट लिया था, वो वेपर प्रेशर जितना भी आपको ऑब्टेन हो रहा था, अगर आप उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो उनकी बॉन्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे वाटर में आपने कुछ ऐड किया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, इट वोंट बी एबल टू फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट वोंट बी एबल टू डिप्रेस दैट वेपर प्रेशर, तो उसको ज़्यादा मतलब कम करना पड़ता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कम टेम्परेचर, जैसे -2 डिग्री सेल्सियस पे वो जाके फ्रीज होगा, तो दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका भी फॉर्मूला सेम टर्म्स पे चलेगा, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। डेल्टा TF इस वक्त क्योंकि डिप्रेस हुआ है तो इट वुड बी T नॉट F माइनस TF, and constant of proportionality is Kf, which is molar depression constant या फिर cryoscopic constant। and molality को आप ओपन कर सकते हो mass upon molar mass, और अगर ग्राम्स में है मास ऑफ सॉल्वेंट तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलर फॉर्मूला है, आपको बस क्वेश्चन में चीज़ें पुट करनी है एंड टिक है कि क्या पूछा है वो ध्यान से देखना है कि आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो डेल्टा TF निकालना है, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है तो T नॉट F निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो TF निकालना है। सिर्फ ये नहीं कि हाँ फ्रीजिंग पॉइंट का कुछ पूछा तो डेल्टा TF निकाल के छोड़ दो, नो, आपके मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। जैसे हम कार्स यूज़ करते हैं तो सर्दियों में क्या होता है, कुछ कार स्टार्ट नहीं हो पाती जल्दी, तो उसमें एंटी फ्रीज डालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज जो वाटर है वो जम जाता है तो कार स्टार्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो एंटी फ्रीज जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर में ऐड कर दो तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाएगा, मतलब वो इतनी जल्दी फ्रीज नहीं करेगा तो कार स्टार्ट इजीली हो जाती है। Then is melting of ice on roads by adding NaCl and CaCl2 कि कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को आप रोड्स पे स्प्रेड करके उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको डिप्रेस कर सकते हो ताकि आपको क्लियर रोड्स मिल सकें। जैसे आप देख सकते हो ये एंटी फ्रीज आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर रहे हैं गाड़ी में, या फिर ये रोड क्लियरिंग के लिए सॉल्ट स्प्रेड किया जाता है। So that was all for this topic. We will be back with the next topic जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। Till then keep learning, keep revising. Thank you.